वेलकम ऑल बीए पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर तबस्सुम और आज हम पढ़ेंगे पेपर 8 इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। इस पेपर के लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें हमने पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जो भारत का है, हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। और इसी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के सांस्कृतिक जागरण समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका और उन्होंने जो एक ब्रह्म समाज नामक संस्थान की स्थापना की थी उसकी भूमिका क्या थी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो राजा राम मोहन राय थे उन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक जागरण की दिशा में बड़े कदम उठाए। उन्होंने हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन के रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज ने बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों और इन सब का विरोध किया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक दृष्टिकोण, मतलब इंसान का जो एक तरीके से मानवीय प्रतिष्ठा होती है, ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमनिज्म होता है, उसको मानना कहलाया जाता है कि वो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो उसमें उनका विश्वास था और उसकी वजह से वो समाज में सब लोग को एक समान रूप से देखा जाए, इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो एक तरीके से वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अग्रदूत थे। उन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास किया। उसके बाद देखिए, 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब किताबों के नाम, और बहुत ही लीडिंग पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन राय, तो आपको ये सब याद रखना होगा कि उन्होंने पुस्तक लिखी। एक रफ आइडिया रखिए कि 1809 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि कब लिखी। फिर 1814 में उन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने देखिए सती प्रथा को दूर करने के लिए, सती प्रथा जब उन्होंने समाज में देखी तो उसके लिए उनका दिल बहुत पिघल गया और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बना के सती प्रथा को गैर कानूनी क्यों घोषित किया? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया था और इस सामाजिक कुरीति को उन्होंने, इसके विरुद्ध एक जनमत तैयार करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देके जो धर्म के जो धार्मिक लोग होते थे उनको उन्होंने दिखाया कि कोई भी धार्मिक प्रमाण हमारे जो भी हैं वो सती प्रथा की अनुमति नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया? अपने तर्क, नैतिकता, मानवीयता, ये सब चीज़ें बताकर उन्होंने इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो एक तरीके से उन्होंने दो फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी। सामाजिक फ्रंट पे लड़ाई लड़ी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, और धार्मिक फ्रंट पे जो धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार होते हैं उनको भी उन्होंने तथ्यों के हवाले से और शास्त्रों का प्रमाण देके उन्होंने समझाया कि ये कितनी कुतर्क इसके पीछे है, इस प्रथा के पीछे कितना तर्कहीन प्रथा है ये। तो उन्होंने बहुत सारे शमशानों की यात्राएं भी की, विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाया और सती होने से उन्हें रोका। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए जो कि इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखते थे कि कहीं पे इस टाइप की कोई घटना ना हो। और जैसे विधवाओं को सती होने के लिए जो उकसाते थे उन लोगों को भी उन्होंने बैठ के समझाया, बुझाया और उनका माइंड चेंज करने की कोशिश की। तो उनके इन प्रयासों से ही फाइनली 1829 में ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं इनको कानून बनाना पड़ा। फिर देखिए, इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का भी समर्थन किया। महिलाओं को शिक्षा देने के पुरजोर समर्थन में थे और विधवाओं को, अब इन्होंने सती होने से रोक लिया था तो विधवाओं का बाकी जीवन कैसे बीतेगा, तो विधवाओं का पुनर्विवाह करने का भी इन्होंने समर्थन किया कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके।
उस वक्त भारतीय समाज में बहुपति विवाह भी प्रचलित था, तो उन्होंने इसको भी गैर कानूनी घोषित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेख लिखे, पत्र पत्रिकाओं में इसके खिलाफ खूब लिखा और जनमत को तैयार किया। और देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि उन्हें अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का और धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत उन्हें जिज्ञासा थी। तो उनको बंगाली, तो बंगाल से ही थे तो बंगाली तो उनको आती ही थी। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। ये बुलेट्स हैं बच्चों, आपको ये बुलेट्स याद रखने हैं और फिर जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आप इन्हीं बुलेट्स को बाद में डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, धार्मिक कर्मकांड, इनकी भी उन्होंने भर्त्सना की। उन्होंने इनकी बुराइयां की कि ये सब चीज़ें जो हमारे धर्म की जो बुराइयां हैं उनको हम अगर दूर कर लें तो हमारा धर्म भी हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो अर्थहीन रीति रिवाज है, जो समाज को पिछड़ेपन की तरफ ले जा रहे हैं, उनका उन्होंने विरोध किया। फिर सभी धर्मों में मौलिक एकता में विश्वास किया कि सारे धर्म जो हैं वो मौलिक रूप से एक ही हैं। तो इसके लिए उन्होंने देखिए 1820 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी लिखी। तो इनकी ये जो पुस्तकें हैं ये इतिहास में आज भी इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो उसके बाद देखिए, धार्मिक सुधार के द्वारा उन्होंने राजनीतिक उत्थान का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के द्वारा उन्होंने राजनीतिक उत्थान का प्रयास किया। उनके लिए देखिए, उस वक्त अंग्रेज़ों का इतना राजनीति पे हमारा प्रभाव था कि राजा राम मोहन राय उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ गए थे और उनको लग गया था कि जब तक हम हमारे समाज में सुधार नहीं करेंगे, लोगों को राजनीतिक रूप से भी ऊपर नहीं उठाया जा सकता। तो सबसे पहले हमें हमारे सोसाइटी को ठीक करने की ज़रूरत है। एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन की ज़रूरत है, अंधविश्वास है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, धार्मिक कर्मकांड है तो उन कर्मकांडों को दूर करने की ज़रूरत है और मॉडर्निटी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम समाज में आधुनिकता ला सकते हैं, ये उनको समझ में आ गया था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि राजनीतिक उत्थान समाज सुधार से ही होगा, इसीलिए भारत के सांस्कृतिक जागरण को समाज सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए, ये 1818 में इनका सती प्रथा विरोधी अभियान प्रारंभ हो गया था और हमने पीछे देख ही लिया कि फाइनली 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बन गया था। तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवता, दया भाव आदि के आधार पे इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, ये हम पीछे देख चुके हैं। उसके बाद देखिए, राजनीतिक रूप में बंगाल के ज़मींदारों की किसानों पर उत्पीड़न की घोर निंदा की। फिर वो जो बंगाल के ज़मींदार थे जो किसानों का उत्पीड़न करते थे, उसकी भी वो निंदा करते थे। लगान को एक निर्धारित करने की उन्होंने मांग की कि लगान मनमाना नहीं वसूला जाना चाहिए, उसको पर्टिकुलर आप एक निर्धारित कर दीजिए और उसको भी तार्किक होना चाहिए। निर्यात पर भारतीय वस्तुओं पर प्रशुल्क घटाने की मांग की कि आप जितना भी यहाँ भारत से निर्यात हो रहा है उस पर भारतीय वस्तुओं पे अगर टैक्स लगा देंगे तो वो महंगी हो जाएगी, वो बिकेंगी नहीं, तो उसको भी उन्होंने घटाने की मांग की। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को समाप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन दिया। तो इस तरीके से देखिए, इकोनॉमिक भी उन्होंने भारत के विकास में उस वक्त बहुत सहयोग दिया अपने विचारों के माध्यम से। उच्च सेवाओं में भारतीयकरण, जो सिविल सर्विसेज वगैरह सब होती थी, इसका भारतीयकरण यानी भारतीयों की इसमें अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए, उसका भी इन्होंने समर्थन किया। फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन दोनों को पृथक किए जाने का समर्थन किया। ये किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिक होने का एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहाँ की जो कार्यपालिका है यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये वहाँ की न्यायपालिका से अलग रहे, उसके प्रभाव में ना रहे। मुकदमों की सुनवाई जूरी के माध्यम से करने की मांग की। जूरी यानी जजेस की एक बेंच बैठेगी और वो सर्वसम्मति से कोई भी निर्णय लेगी। तो
यह बहुत ही मॉडर्न ट्रेंड था जो वेस्ट में चलता था, तो इसकी मांग भी इन्होंने भारत में की। भारतीयों और यूरोप के मध्य भारत राजनीतिक समानता की मांग की। भारतीयों और जो यूरोपियंस थे उनके मध्य संभव जो पॉलिटिकल इक्वालिटी थी वो नहीं रखते थे। ये यूरोपियंस को बहुत सारे प्रिविलेज देते थे, विशेषाधिकार देते थे और भारतीयों को नहीं देते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी भी मांग की कि भारतीयों को भी मिलना चाहिए। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण का भी इन्होंने विकास किया। ये भारत का दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध होने में भी जोर देते थे। इन्होंने अमेरिका नेपल्स के स्वतंत्रता अभियान का समर्थन किया। 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी उसके माध्यम से इन्होंने हिंदू धर्म में फैले हुए आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। नैतिकता, अहिंसा, कर्मफल में विश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के सांस्कृतिक जागरण में योगदान दिया, समाज सुधार करके, धार्मिक सुधार करके और बहुत सारे आधुनिक दृष्टिकोण का विकास करके, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके इन्होंने एक तरीके से भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत की भूमिका निभाई और इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि उन्हें पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है या उनकी क्या भूमिका है। तो आप ये सारे बुलेट्स याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।